मल्टीपल कोरिलेशन की बात करते हैं आप लोग। पार्शियल कोरिलेशन एप्लीकेशन पार्ट में हम आपको थोड़ा सा बता दें क्या आता है कि मल्टीपल कोरिलेशन में जिसमें कि एक डिपेंडेंट और बाकी सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाते हैं। पार्शियल कोरिलेशन में क्या होता है, जैसे मान लिया आप 3 वेरिएबल्स लेते हैं तो आपका जो है वो एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट और एक को आप कंट्रोल कर लेंगे। थर्ड इनपुट जो है इसमें कि आपका आ जाता है, मान लीजिए 3 वेरिएबल्स एक साथ चल रहे हैं, उसमें एक को आपने कंट्रोल कर दिया तो पार्शियल कोरिलेशन की बात आती है। इसी के बारे में आज हम आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका मेजर ऑफ रिलेशनशिप। मेजर ऑफ रिलेशनशिप दैट मींस रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन 2 वेरिएबल्स या डेटा, कोई डेटा पे जिस पे आप बात कर रहे हैं उसके रिलेशन जो बताएगा वो आपका होगा मेजर ऑफ रिलेशनशिप। उसको कैसे मेजर करेंगे? फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखते हैं कि जिसकी एजुकेशन अच्छी है उसके एकेडमिक अचीवमेंट्स अच्छे हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आप मेजर कैसे कर सकते हैं कि किसके ज्यादा अचीवमेंट्स आ रहे हैं जबकि उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी रही होगी। तो ये चीज का कितने % है जिसके बारे में लास्ट टर्म में हमने आपको थोड़े एग्जांपल्स के थ्रू बताया था, आज और बता देंगे आपको। आज पूरा स्टार्टिंग से हम आपको बता दे रहे हैं कि मेजर ऑफ रिलेशनशिप में आपके कितने पार्ट्स आते हैं और आप कैसे इसको हैंडल करते हैं। मेजर ऑफ रिलेशनशिप में क्वालिटी रिलेशनशिप में भी आता है और क्वांटिटेटिव भी डेटा आप उसमें भी वर्क करते हैं। तो सबसे पहले टाइप ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट मींस कोरिलेशन, रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स हो गया या मल्टीपल कोरिलेशन मोर देन 2 वेरिएबल्स हो गए, तो उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। तो कितने टाइप्स का होता है? सबसे पहले एक सिंपल कोरिलेशन होता है जिसमें आप कह देते हैं कि 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन। उसमें भी आपका एक्चुअल में 2-3 मेथड आ जाते हैं। एक सिंपल जो लास्ट टाइम में हमने आपको बताया था कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सेकंड आपका एक रैंक कोरिलेशन भी आता है और एक आपका कर्व के थ्रू भी आता है। ये तीनों टाइप की प्रॉब्लम जो है वो कोरिलेशन के अंदर ही आती है। जैसा जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वैसे ही हम उसका आउटपुट निकालते हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट मींस डेटा का ऐसे ही क्वांटिटेटिव डेटा है तो ज्यादा यूजफुल रहता है, यदि क्वालिटेटिव डेटा है तो हम रैंक कोरिलेशन पर ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं इन कंपैरिजन ऑफ सिंपल कोरिलेशन से, ठीक है। इस टाइप से आपका है, लेकिन हम इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे फर्स्ट पार्ट आ गया, देन उसका एप्लीकेशन हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल कोरिलेशन है, ओनली 2 वेरिएबल्स इसमें रहते हैं, एक x वेरिएबल है एक y वेरिएबल है, उसके बीच में रिलेशनशिप बताना। सेकंड आपका मल्टीपल कोरिलेशन आता है, ये न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, यहां से मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन तो बहुत ही सबने हो सकता पढ़ा हो, कोरिलेशन रिग्रेशन वगैरह ये एक वेल नोन टॉपिक है। लेकिन जो नया आता है आपका मल्टीपल कोरिलेशन और पार्शियल कोरिलेशन से स्टार्ट होता है। मल्टीपल कोरिलेशन में एक डिपेंडेंट होता है, बाकी सारे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और सबका जो है कंट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल टाइप का आ जाता है, मींस आपका इफेक्ट इक्वल आएगा। जबकि पार्शियल कोरिलेशन में क्या करते हैं आप लोग, उसमें भी ऐसे रहता है, मोर देन 2 वेरिएबल भी रहते हैं, लेकिन आपका क्या है, आपको मेनली 2 के बीच में कोरिलेशन निकालना है, लेकिन थर्ड वाले को आप कंट्रोल कर लेंगे, उसका इफेक्ट बहुत कम कर देंगे। तो इस टाइप का जो भी कोरिलेशन है वो आपका पार्शियल में चला जाएगा, पार्शियल कोरिलेशन आ जाता है। ये तीनों टॉपिक आपके सिलेबस में है, तो ये एक 1 बाय 1 हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि इसका मैथमेटिक्स यूज क्या है और मैथमेटिक्स में कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और सेकंड आप इसको रिसर्च में कैसे अप्लाई कर सकेंगे। तो ये आपके कुछ रिप्रेजेंटेशन है, सफिक्स में भी लिख सकते हैं, और x y x है, 2 वेरिएबल्स की बात आ रही है, 2 वेरिएबल्स दोनों आपके इंडिपेंडेंट है, x y आ गया, y z आ गया, x z आ गया। मल्टीपल कोरिलेशन मींस एक आपका डिपेंडेंट बाकी सारे इंडिपेंडेंट। तो 3 की जब बात आती है तो x आपका डिपेंडेंट हो गया, y z इंडिपेंडेंट हो गया, उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूले अवेलेबल है। पार्शियल कोरिलेशन में क्या आता है, यदि x आपका डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट है, लेकिन z भी एक उसका भी रोल है, लेकिन उसको हमने कंट्रोल कर दिया, ठीक है। उसको जैसे कंट्रोल करेंगे तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। तो ये चीज पार्शियल कोरिलेशन में आती है आपकी। तो कोरिलेशन के बारे में लास्ट टर्म में भी हमने बताया था कि आपका चेंज देखा जाता है। आपने कोरिलेशन निकाल दिया तो उससे आपको मालूम ये पड़ेगा कि कितने % हमारे में नंबर यदि इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे सब्जेक्ट में भी इंक्रीज करेंगे। ये हो गया आपका कोरिलेशन की बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। यदि निगेटिव है मींस आपके ए के नंबर इंक्रीज नंबर के बात पे आ रही है, हमें कहना क्वांटिटी, हमें जितना भी ये मैथमेटिकल पार्ट, मैथमेटिक्स से कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपने दोनों ऑब्जेक्ट देखे और दोनों में एक कोरिलेशन बता दिया, उससे आप फ्यूचर में बता सकते हैं कि एक में इंक्रीज करेंगे तो दूसरे में इंक्रीज होगा, एक में डिक्रीज करेंगे तो दूसरे में डिक्रीज होगा। तो इसकी भी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जिसमें कि फर्स्ट टेक्निक जो लास्ट टर्म में हमने बताई थी
कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ कोरिलेशन, जिसमें कि हमने एक फॉर्मूला बताया था। यदि आपने नहीं कुछ प्रॉब्लम आई होगी तो आपसे डिस्कस कर लेंगे। सेकंड आपका रैंक कोरिलेशन चलता है, ठीक है। रैंक कोरिलेशन में यदि इनिशियल लेवल में पढ़ेंगे तो आप सिंपली पढ़ लेंगे, या और एक टाई रैंक का भी होता है अपने में कॉन्सेप्ट कि रैंकें टाई हो जाती हैं। जब मान लीजिए आपके भी मार्क्स पे अपने ही स्टूडेंट के ऊपर हम डेटा उससे कलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि दो स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम हो गए, तो उनको कैसे रैंक करेंगे, जिससे कि हमें फ्यूचर में बता सके कि हमारे स्टूडेंट्स कितने पास होंगे या क्या रैंकें आएंगी। ये हम फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं कि हम बता सकते हैं कि मेरा सब्जेक्ट यदि टिपिकल है तो उसमें कितने परसेंटेज पास होंगे विद द हेल्प ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है। अभी कोई स्टूडेंट की हमने पढ़ाई स्टार्ट नहीं कराई, लेकिन हम बता सकते हैं जिस क्राइटेरिया में एडमिशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कितने स्टूडेंट्स पास होंगे, या किसी स्टूडेंट का क्या परसेंटेज है, उस परसेंटेज से यदि वो पढ़ाई करेगा तो उसके फ्यूचर में कितने परसेंटेज आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप अपनी स्ट्रेटजी में चेंज करेंगे तो उसके बाद आपको चेंज दिखेगा। ये स्टैटिस्टिक्स होती है, यहीं पे सैम्पलिंग का यूज होता है कि हमें फ्यूचर के लिए क्या आउटपुट देना है। तो आपका ये आ गया सिंपली कोरिलेशन के बारे में। सबसे पहला होता है कार्ल पियर्सन का, जो लास्ट टर्म में हमने थोड़ा डिस्कस कर दिया था। सेकंड आपका रैंक कोरिलेशन आता है, और एक आपका स्कैटर डायग्राम के थ्रू, कोई मार्कर हो तो स्कैटर डायग्राम में आप डेटा निकाल लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें कर्व फिट कर देते हैं, उससे आप जो है वो रिजल्ट निकालते हैं। कि जैसे मान लीजिए आपने दो का रिलेशनशिप बताना है, तीनों मेथड है कोरिलेशन निकालने के, तो डिफरेंट टाइप से आप बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका वैल्यू दी है एक स्कैटर डायग्राम में, आप देख लीजिए, नेक्स्ट हमें कल से ये रोक, जैसे कि आपने स्कैटर डायग्राम में बता दिया कि ये डेटा दिया हुआ है, आपका डेटा इस टाइप से आ रहा है, तो ये आप बता देंगे कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, हमेशा वैल्यू जो है वो पॉजिटिव की साइड जाएगी। और इसमें कौन सा कर्व फिट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने मान लिया स्ट्रेट लाइन फिट कर दी। ये क्या है, बेस्ट फिट है विद लीस्ट सेंस, ये बेस्ट हमारी पॉलिसी है। हम कभी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे जिसमें कि ऐसा ना हो कि जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हो उसको ये लगे कि हमको आज कुछ नहीं बताया गया, और एक ऐसा स्टूडेंट जिसके बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं उसको ये भी ना लगे कि सर ने इस लेवल का पढ़ा दिया है जो हमारे बाउंस कर गया है, ठीक है। तो वो चीज बताती है आपकी स्टैटिस्टिक्स के थ्रू कि हम अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे। स्ट्रेटजी बनाने के लिए हमने पूरे डेटा पे वर्क करना पड़ेगा कि हमारे क्लास में किस मार्क्स के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। उसी को बताते हैं, जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ते हैं, ठीक है, सेंट्रल लोकेशन जिससे निकाल लेते हैं कि इस मार्क्स की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमको अपने क्लास में स्टडी करनी है, ठीक है। कि हर स्टूडेंट्स को ये ना लगे कि हमको कुछ भी नहीं बताया गया, ना ज्यादा वाले को ये लगे कि हमारे लेवल का नहीं है, और ना कम वाले को ये लगे कि हमारे लेवल तो बहुत ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से स्ट्रेटजी वगैरह हम लोग बनाते हैं, इसका ये एप्लीकेशन पार्ट आ जाता है। भाई कोरिलेशन निकाल लिया तो उसके बाद से हम ये बता सकते हैं कि क्या मार्क्स आएंगे किसी के, ठीक है। तो ये सब कोरिलेशन के थ्रू आपका चलता है। तो ये थर्ड मेथड आ जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग लेवल में बता देंगे तीनों के बारे में। फिर उसके बाद आपको मल्टीपल कोरिलेशन जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, सेकंड आपका आ जाएगा पार्शियल कोरिलेशन, इसके बारे में बताएंगे। तो ये स्टार्ट हमने लास्ट टाइम से कर दिया था। ये फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरिएंस अपॉन अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स इनटू वेरिएंस ऑफ वाई। ये एक सिंपल फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, इसके लास्ट टाइम में कुछ डिस्कस हुआ था। इसको यदि आप नंबर डेटा में ले जाते हैं तो डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला चलता है, जिसमें एक्स डैश और वाई डैश आपका मीन होता है कि एक डेटा जिस पर हम बात कर रहे हैं, दो डेटा पे रिलेशन हमें बताना है। कैसे दिया, पहले सबसे पहले उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है न्यूमेरिकली। एक डेटा गया, हमने उसको मान लिया हमें आपसे ही कोई एक डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले हम इस टाइप से डेटा कलेक्ट करेंगे कि उसको न्यूमेरिकली कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। तो जैसे हमने न्यूमेरिकली इसको कन्वर्ट कर लिया तो उसके बाद हम उसके में रिलेशनशिप बताएंगे। इससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि दो डेटा जैसे उसमें क्या रिलेशनशिप आ सकता है हमारा। तो फर्स्ट हमने क्या करा, ये फॉर्मूले ये लिखे हैं आपके, आज टोटली मैथमेटिकली चल रहा है तो मैथमेटिक्स आपको दिखा रहे हैं, एप्लीकेशन में इतना नहीं बताएंगे अभी। तो ये आपको हमने क्लास में क्वेश्चन बताया था, तो ये हमें लगता है कि कंप्लीट हो गया है। इसके बारे में एक बार फिर से बताना है, ये तो कंप्लीट हो चुका था लास्ट टाइम में आपका, कि मीन निकालना था, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना था, इस टाइप से आपका। इसके नोट्स चाहिए होंगे तो हम आपको यही सेंड कर देंगे, हाँ ठीक है, वो हम सेंड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका आ जाता है कि जैसे कि सिंपल एग्जांपल के थ्रू हमने आपको समझाया था कि दो मार्क्स दिए हुए हैं, मार्क्स आपने दो
स्टूडेंट से आपने डिस्कस कर लिया, उसके एक सब्जेक्ट के मार्क्स पूछ लिए, उसके दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स पूछ लिए, और दोनों मार्क्स को देखते हुए जी सर एक बार ये फिर से सर हम लोगों को बताइए। अच्छा फिर से बता दे रहे। तो ये आपका ये है कि आपने मान लीजिए डेटा के अकॉर्डिंग हम कैसे कोरिलेशन निकालते हैं। आपने क्या किया, आपने क्लास में गए और आपने 10 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया, रैंडमली आपने किया डेटा कलेक्ट, और 2 सब्जेक्ट के उसके मार्क्स डिस्कस कर लिए। फर्स्ट सब्जेक्ट आपने मान लीजिए कंप्यूटर रख लिया, एक सिंपल से कोई 2 सब्जेक्ट रख लिए, एक एक्स रख लिया, एक वाई रख लिया। अब उससे आप बता सकते हो कि इन 2 सब्जेक्ट में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो जैसे आपने उसके मार्क्स उन्होंने बता दिए सिंपली, तो ये आपका डेटा आ गया दोनों मार्क्स का, कोई भी आ सकता है वैल्यू, उससे आप उसके रिलेशनशिप बताएंगे, और रिलेशनशिप से आप ये बता सकते हैं फ्यूचर में कि एक सब्जेक्ट में किसी स्टूडेंट से कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके दूसरे सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आएंगे। वो आप अपने नेक्स्ट क्लास के लिए भी कर सकते हैं, और उन्हीं स्टूडेंट्स का भी डेटा एनालाइज कर सकते हैं आप, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जहां होती है, जहां आप सैंपलिंग की बात करते हैं, वहां पे आप जो है वो एक्चुअलिटी, यदि आपको कॉन्फिडेंस है तो आपके रिजल्ट जो है वो 100% सही होंगे, ठीक है। यदि आप, क्योंकि यहाँ पर टोटली आपका जो है सर्टेनिटी की प्रोबेबिलिटी की बात है, यदि आपने सर्वे सही किया है तो आपकी जो है आउटपुट भी सही आएगा। हम लोग को तो कॉन्फिडेंस हो कि हमारा जो रिजल्ट है वो सही आ रहा है, ठीक है। और ये आपका कहीं ना कहीं अप्लाई होगा, क्योंकि कोई भी वर्क है वो हमारी फ्यूचर प्लानिंग के लिए होता है। आप कोई भी रिसर्च करेंगे तो कोई भी डेटा आप कलेक्ट करेंगे किसके लिए, कि फ्यूचर में जो उसका आउटपुट निकले। तो उसी के ऊपर ये बात आ रही है आपकी कि एक्स डैश और वाई डैश आपने कैसे इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे। ये तो बात आ गई। पहले तो आपका डेटा गिवन है, तो सबसे पहले इसके 2 मेथड आपके कम से कम पढ़ सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक तो आपका सबसे सिंपली मेथड है जिसमें मीन निकालना, और मीन भी कैसा आ जाए, एक एग्जैक्ट वैल्यू हो जाए, या कैलकुलेटर हमारे पास हो, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू है तो ये वाला करेंगे, नहीं तो हमारे पास शॉर्टकट मेथड्स भी हैं जिससे कि हम विदाउट हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ये इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, मान लीजिए एक छोटी सी वैल्यू है तो इसको सम कर लिया, इसका आपने एवरेज निकाल लिया, एक एवरेज एक्स डैश है, दूसरा एवरेज वाई डैश है। सर ये कैसे निकाला सर, x माइनस x बार वाला ये वैल्यू यही हम बता रहे हैं, हम अभी यही बता रहे हैं। सबसे पहले मीन निकाल लिया, ये देखिए मीन तो आ गया ना आपको समझ में, ये तो मीन आ गया, आपका टोटल की वैल्यू आ गई, ये इसका टोटल है, ये इसका टोटल है। अब इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो एवरेज क्या आएगा, 56/7, 8 वैल्यू आ गई। सेकंड एवरेज क्या आएगा, 77/7, 11 आ गया, ठीक। अब हमारा डेटा एक्साइज तो यही है, तो पर्टिकुलर हर नंबर से उसको एक्स डैश को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने 11 को जो है वो सब्ट्रैक्ट किया 8 से, एक्स डैश तो हमारा ये है ना 8, तो एक्साइज से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या वैल्यू आ गई, 11 - 8 3, ठीक है। सेकंड आपने क्या किया, 10 - 8 2, 9 - 8 1, इस टाइप से सबको सब्ट्रैक्ट करते चले गए। तो ये आ गया एक्स आई माइनस एक्स डैश। हमको निकालना क्या है, हमारे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमको निकालना है सम किसका, एक्स आई माइनस एक्स डैश इंटू वाई माइनस वाई डैश का अपॉन एक्स आई माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर निकालना है, फिर उसका सम करना है, स्क्वायर करने के बाद सम करना है, ठीक है। सेकेंड आपको वाई माइनस वाई डैश का स्क्वायर करना है, फिर सम करना है। तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स आई माइनस एक्स डैश निकाल, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे तो हमने यहाँ लिख दिया है 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, 1 का 1 0। सर ये 8 कहां से आया सर, 8 है एवरेज, एक्स डैश क्या है, मीन एवरेज है ना, एवरेज एक्स डैश, हाँ ये एवरेज देखिए यहाँ दिखा है, ठीक है। वाई डैश क्या है, वाई डैश सेकंड वाली का एवरेज है डेटा का, ठीक है। तो सेकंड डेटा का एवरेज क्या आ गया, वाई माइनस वाई डैश, तो ये वैल्यू आ गई आपकी, उसको सब्ट्रैक्ट करा 20 से आपने 11 को सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि सेकंड का एवरेज है 11 है, तो इस टाइप से सबको सब्ट्रैक्ट कर लिया आपने, ये आ गई वैल्यू 8 - 11 - 3, इस टाइप से आ गई। अब लेकिन हमको जरूरत है एक्स आई माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दिया, वाई माइनस वाई डैश का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दिया हमने, सभी के नंबर्स का स्क्वायर कर दिया। लेकिन हमको इसको सम चाहिए, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर, तो इन सबका सम कर दिया, तो 28 आ गई वैल्यू। सेकंड में सम कर दिया 81 49 1 9 1 3 36, 6 का माइनस 6 का होल स्क्वायर आया था, ठीक है 49, इन सबका सम 226 आ गया। और साथ साथ ये तो वेरिएंस का एक पार्ट हो गया, ये नीचे वाला फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ऊपर क्या होता है, एक्स आई माइनस एक्स डैश इंटू वाई आई माइनस वाई डैश, तो इन दोनों का हमें प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट कैसे करेंगे,
कोवेरिएंस इसको कहते हैं हम। तो प्रोडक्ट यहाँ पे करना है आपको, इसका और इसका प्रोडक्ट करेंगे आप। 9 × 3 27, ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। फिर इसी टाइप से मान लीजिए यहाँ पर है -3 × -7 21, इसका सम कर दिया 76 आ गया। सारी वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दी तो आपका क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ गया, ठीक है। फॉर्मूले में जैसे पुट किया, वैल्यू इसकी हमेशा क्या होगी, -1 to +1 ही वैरी करेगी। परफेक्ट कोरिलेशन में 1 वैल्यू होती है, और यदि अनकोरिलेटेड है तो वैल्यू 0 हो जाती है। तो वो मैथमेटिकली नहीं काउंट होता है, वो अनकोरिलेटेड आपको दिखता ही है स्टार्टिंग से, या तो डायग्राम के थ्रू, या आपका डेटा ही ऐसा होता है कि अनकोरिलेटेड है। तो ये आपका ये क्वेश्चन आ गया फर्स्ट। इसी टाइप से एक सेकंड क्वेश्चन है, उसमें भी यही चीज है, तो ये नहीं बार-बार बता रहे। इसके कुछ शॉर्टकट मेथड भी बनाए गए हैं। यदि मान लो आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, डेटा आपके पास है, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यदि आपके पास सिंपली इसको कैलकुलेट कर पाते हैं तो यही देखें, और जिनको ये बिल्कुल ही अच्छे समझ में आ गया हो तो वो सेकंड शॉर्टकट मेथड में जाएंगे। थोड़ा सा ये इसमें क्या करते हैं हम लोग, एज्यूम कर लेते हैं, एक्स डेटा से एज्यूम कर लेंगे, वाई डेटा से एज्यूम कर लेंगे, तो आपका ज़ाई ईटा चलता है। तो ये क्या है, ये इसी को हमने कन्वर्ट किया है, इसी फॉर्मूले को, ये जो स्टार्टिंग का फॉर्मूला है, इसी में जो है वो हमने क्या किया है, एज्यूम मीन अप्लाई करके इसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए फॉर्मूले को चेंज किया। इसी फॉर्मूले से जनरेट है, और ये फॉर्मूला जनरेट है इससे, हम आपको बता दें मेन फॉर्मूला ये है, उसी से ये जनरेट हुआ है, जिसमें एन वगैरह कुछ कैंसिल हुआ होगा, मैं सिंबल्स वगैरह जो यहाँ पे कैलकुलेशन में। सेकंड आपका जो है वो इसी से जनरेट किया गया है आपका ये वाला फॉर्मूला, जिसमें शॉर्टकट मेथड हमने कहा। हाँ, तो ये आपका आ गया शॉर्टकट मेथड, जिसमें कि आप ज़ाई ईटा के बारे में देखते हैं कि आप डेटा से ही वैल्यू एक एज्यूम करके जो है वो उसको सॉल्व करें। ये मैथमेटिकल पार्ट है, यहाँ एप्लीकेशन पार्ट नहीं है। एप्लीकेशन तो हमने आपको थोड़ी स्टार्टिंग में बताई और लास्ट टर्म में बताई थी कि आप कोरिलेशन से या कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सब फील्ड्स में अप्लाई करने से पहले आपको उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो सोल्यूशन भी आपको ध्यान में लेना है। तो ये वैल्यू आ गई, तो आपका एक सिंपल मेथड ये लग सकता है आपको। यदि आप इसको मीन से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, और इस टाइप से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके डेटा कैसे आएगा, तो ज़ाई ईटा अपने इसी डेटा में से कोई एक वैल्यू लेट कर ले जो कैलकुलेशन को इजी कर दे। तो हमने क्या किया, मान लीजिए फर्स्ट वाले में 50 को लेट कर लिया, सेकंड वाले में 60 को लेट कर लिया। ये क्वेश्चन तो लास्ट में हमें लगता बताएगा, दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं ये वाला, एक क्वेश्चन तो लास्ट टाइम में बता चुके हैं, तो दोबारा रिपीट ना करके हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी हाइट के ऊपर डेटा, फादर्स की भी ऐसे हम लोग को नहीं दिखता, बाहर से नहीं दिख रहा है कि कोई रिलेशन हो सकता है, लेकिन जब आप डेटा पे बात करते हैं तो आपको सारे रिलेशन दिखाई देते हैं। जैसे फादर और सन की हाइट पे, तो उसमें भी रिलेशन होता है, ठीक है। तो यदि कोई रिलेशन है तो कितना रिलेशन है, ठीक है। फ्यूचर के लिए हम कैसे स्टेटमेंट देंगे, तो उसके बारे में हमने ये बताया कि आपका जैसे मान लीजिए डेटा आपको गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको एज शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम उसको डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन शॉर्टकट से थोड़ा सा इजी लगता है हमको। तो आपने क्या किया, 69, इसी से एक वैल्यू लेनी है, तो एक ऐसी वैल्यू लेंगे जिसमें आपका जो है दोनों से अलग अलग जीरो आ जाए। तो हमने 69 लेट किया, तो वही लेट कर सकते हैं, या अपने मन से कोई और वैल्यू भी लेट कर सकते हैं आप लोग। तो यदि हमने 69 लेट किया तो इन सबको 69 से सबट्रैक्ट करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है कि ज़ाई ईटा बनाना, और फिर ज़ाई ईटा का ये फॉर्मूला जो हमने लर्न कर चुके हैं, समेशन ऑफ ज़ाई ईटा माइनस समेशन ऑफ ज़ाई समेशन ऑफ ईटा अपॉन एन अपॉन अंडर रूट समेशन ऑफ ज़ाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ ज़ाई का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे किस पर स्क्वायर लगा हुआ है, अपॉन एन, और सेकंड ब्रैकेट में समेशन ऑफ ईटा स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ ईटा का स्क्वायर अपॉन एन, इस टाइप से लिखा है आपका। तो इसमें आपने क्या किया, इसको ये आपकी वैल्यू आ गई। तो यदि आपको ये समझ में आ गया हो तो ना एक्सप्लेन करें, नहीं तो बता दें कि ये तो 69 जैसे आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो 69 यदि आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो 65 माइनस 69 माइनस 4, ये वैल्यू आ गई आपकी 66 माइनस 69। इस टाइप से आपने सारे वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर ली, और हमारा मेन फोकस किस पे है कि समेशन ऑफ ज़ाई ईटा निकालने पे, समेशन ऑफ ज़ाई समेशन ऑफ ईटा निकालने के लिए। तो हमने क्या किया, जो ज़ाई आया उसका स्क्वायर कर दिया, तुरंत 16 आ गया, ईटा आया उसका स्क्वायर कर दिया, तो वैल्यू यहाँ पे लिख दिया आपने, ठीक है। कैलकुलेशन पर है ये, यदि आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम ये कहिए तो बता दें आपको। ज़ाई ईटा भी लिख सकते हैं आप, ज़ाई और ईटा का मल्टीप्लिकेशन,
ये आपको ऐसे लग रहा होगा टिपिकल है, लेकिन ये सिंपल है। जब आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा सिंपल लगेगा इन कंपेरिजन ऑफ डायरेक्ट मेथड से। तो आपने क्या किया, इसको सोल्यूशन बना लिया ज़ाइटा का। डिपेंडेंसी यहीं पे मेन रहती है, कैसा पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, या डेटा देख के मालूम पड़ जाता है। तो आपका आई भी हो सकता है, इसमें समेशन है, सम ऑफ ज़ाइटा, ठीक है। ज़ाइटा की जो वैल्यू निकाली है सभी टर्म को सम कर दिया। समेशन ऑफ ज़ाई समेशन ऑफ ईटा भी निकालना है इसमें, तो समेशन ऑफ ज़ाई -6 जो भी आई वैल्यू सारी हमने यहाँ पे वैल्यू आपकी पुट कर दी और इसका कैलकुलेशन किया। पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि यहीं से हमको दिखने लग गया था कि वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। तो पॉजिटिव कोरिलेशन आ गया आपका। ये देख लीजिए कैलकुलेशन। यदि इसमें कुछ पूछना हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो कहिए तो नेक्स्ट आपका हम टॉपिक स्टार्ट कर दें इसका रैंक कोरिलेशन वाला, क्योंकि ये लास्ट टर्म में एक बार आपसे डिस्कस भी कर चुके हैं, तो इसका इसलिए बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है। नोट्स के लिए आप लोगों को हम सेंड कर देंगे। सेकेंड आपका स्टेप डेविएशन, ये भी एक है और मेथड और ज्यादा आपके डीपली जाने चाहते हैं। सेकेंड आता है कोरिलेशन ऑफ रैंक कर देंगे। ये हम आपका जो है क्वालिटेटिव डेटा पे ज्यादा इसमें बात करते हैं। जब आप यहाँ पे क्वालिटी की बात करते हैं तो आप ये है रैंक कोरिलेशन में बात करते हैं कि हमने जो भी डेटा उसको रैंक कर दिया, रैंक दे दी, उसके बाद कोरिलेशन निकालना। उसका सिंबल अलग हो जाता है क्योंकि ये सिंपल कोरिलेशन से डिफरेंट होता है। ये नहीं है कि आपका मेथड अलग नहीं है, ये आपका बिल्कुल देखने का तरीका अलग हो गया कि कोरिलेशन निकालना है, लेकिन हमको कैसा रैंक करके क्वालिटी डेटा। जैसे कि आप काई स्क्वायर पे भी वर्क कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, रैंक्ड वाले का कोरिलेशन से ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। तो रैंक कोरिलेशन में एक सिंपल मेथड चलता है, रो करके ये सिंबल कहलाता है, रो RHO रो करके चला जाता है, रैंक कर दिया, रैंक डिफरेंसेस। ये एक फॉर्मूला है जिसमें टाई नहीं होती रैंक, मतलब दो डेटा पे हम बात कर रहे हैं, दोनों के मार्क्स डिफरेंट है या जो चीज हमको मिली है उसमें डिफरेंस है, तब हम बात कर रहे हैं। इक्वल रैंक की बात नहीं आती। इक्वल रैंक के लिए आपको जो है एक और टर्म का आपको ऊपर एडिशन करना पड़ता है जब रैंकें इक्वल हो जाती हैं, क्योंकि जब असाइन करेंगे इक्वल रैंक्स तो उसके बारे में हम आपको आगे बता देंगे। तो रैंक कोरिलेशन में क्या करेंगे आप कि एक फॉर्मूला चलता है आपका 1 - 6 समेशन ऑफ DI स्क्वायर। DI स्क्वायर मींस रैंक डिफरेंस, क्योंकि हमारे पास दोनों ही की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, दोनों वेरिएबल जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट की भी और सेकंड की भी। यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर दोनों की इक्वलिटी की बात है कि इन दोनों में क्या रिलेशन आ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, रैंक करके निकालेंगे। हम दोनों को रैंक असाइन कर दी, मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंक दी है तो उसको सिंपली सॉल्व कर लिया, नहीं दी है तो रैंक असाइन कर दी, डेटा को रैंक असाइन कर दी, फिर उसके बाद कोरिलेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसमें कहलाता है स्मॉल एन, कितने ऑब्जर्वेशन पे आप बात कर रहे हैं। हम एग्जांपल दिखा सकते हैं 8 का 10 का, लेकिन जब आप डेटा पे बात करते हैं तो बहुत बड़े बड़े भी क्वेश्चन आप इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका 1 - समेशन ऑफ DI स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1। ये फॉर्मूला वैलिड है कब, जब आपका टाइड रैंक नहीं होती है, ठीक है। रैंक टाइड है तो ये वैलिड नहीं है फॉर्मूला, थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज किया गया है, बहुत माइन्यूट चेंज किया है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअलिटी की बात करते हैं, आप सैंपलिंग की बात करते हैं। तो डेटा यदि आपका जस्टिफाई नहीं होगा तो आपका सैंपलिंग के आउटपुट सही नहीं आ पाएंगे। तो थोड़े से फॉर्मूलों में चेंज किया गया अलग से, क्यों, क्योंकि हमें जस्टिफाई कराने, हमने डेटा यहाँ से कलेक्ट कर लिया और उससे रिजल्ट जो आया वो आपका सही नहीं था। तो टाइड रैंक अभी आपको बताएंगे कि रैंक के टाइप में आपने अपने क्लास में मार्क्स के ऊपर बात की स्टूडेंट्स के, तो 2 स्टूडेंट के सेम मार्क्स आ गए, तो फिर आप क्या करेंगे, दोनों की रैंक की असाइन करेंगे या एक ऐसी रैंक असाइन करेंगे जिससे कि दोनों की आपकी इक्वलिटी बनी रहे। तो ये चीजें आ जाती है। टाइड रैंक का आता है, एक आध क्वेश्चन आपको बता देंगे जब आप डेटा के ऊपर बात कर रहे हैं। तो पहले सिंपल क्वेश्चंस, फिर उसके बाद आपके जो है टाई रैंक वाले क्वेश्चन की रैंकें टाई हो जाती हैं, 2 रैंकें टाई हो गई, 3 हो गई। सिंपल एग्जांपल में 2-3 तक ही रखा है, बाकी आपका डेटा है 100 का है तो उसके हिसाब से आप उसको टाई रैंक में दिखा सकते हैं। तो रैंक कोरिलेशन के ऊपर बात आती है। तो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन ये बताते हैं कि आप कैसे इसको रैंक असाइन करेंगे। तो ये डेटा आपको गिवन है, कैसा भी है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से हमको मतलब नहीं, हो सकता है कि असेंडिंग डिसेंडिंग हो। लिखने का तरीका है, तो हमने पहला असेंडिंग लिख दिया, फिर उसके अकॉर्डिंग जितने मार्क्स आ रहे हैं, 2 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए, हो सकता है कुछ और एंड सम के मार्क्स दिए हो, या फिर जिस टाइप से मार्क्स दिए हैं सब्जेक्ट और वाई सब्जेक्ट के, ठीक है। कोई डेटा है, डेटा के ऊपर जा रहा किसका है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमको उसमें रिलेशनशिप बताना है।
उससे हम क्या बता सकते हैं कि फ्यूचर में एक सब्जेक्ट में यदि मार्क्स बता देंगे तो दूसरे के हम बता देंगे अपने हेल्प से, रिग्रेशन के क्वेश्चन से। तो ये बात की आएगी। पहले हमको जिस पे वर्क कर रहा है ना, रैंक असाइन कर दी। रैंक असाइन की मैक्सिमम मार्क्स पे। सबसे पहले वाले एक्स डेटा में मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं? इस वाले 19 के। ठीक है, रैंक के जो है टाई नहीं हो रही है, सब डिस्टिंक्ट है, अलग अलग मार्क्स हैं सबके। तो सबसे पहले हमने रैंक असाइन कर दी 1, यहाँ पे 2 आ गई, यहाँ पे 3 रैंक आ गई, ठीक है, 4 रैंक आ गई, 5 रैंक आ गई। इसी टाइप से हमने सेकंड वाला जो वाई डेटा है, एक उसमें भी रैंक असाइन कर दी। एक छोटा एग्जांपल लिया है, 1 रैंक आ गई, 2 रैंक, 3 रैंक, इस टाइप से रैंक हो गई। 4 रैंक आ गई, ये वाली आपकी 41, 5 रैंक आ गई, ठीक है। अब रैंक डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस तो हो गई, जब तक डिफरेंस नहीं होगा तो स्टैटिस्टिक्स कहां से आएगी? आप जाएं और आप सेम स्ट्रेटजी से सबको पढ़ा दे, सबके सेम मार्क्स आ जाए, तो स्ट्रेटजी आपकी सैंपलिंग है ही नहीं। वेरिएशन नहीं होता तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ना पढ़ते, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी ना पढ़ते। वेरिएशन ना होता तो आपको मेजर ऑफ डिस्पर्सन ना होता, ठीक है। तो डिफरेंस तो हो गई, डिफरेंस होगा तभी सैंपलिंग है। तो सैंपलिंग के लिए आपका ये सब पार्ट आता है। रैंक कोरिलेशन आती है, रैंक ऑफ एक्साइज, रैंक दे दी मार्क्स के अकॉर्डिंग, क्वालिटी के ऊपर दिया हमने, ठीक है। रैंक ऊपर से असाइन कर दी। एक सेकंड मेथड है कोरिलेशन निकालने का, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स उसकी ज्यादा रैंक। 1 रैंक कर दी हमने, सेकंड 2 3 4 5 का डेटा है, 5 रैंक असाइन कर दी। सेकंड वाले में ये रैंक असाइन कर दी, सेकंड डेटा उसका दिया है, 2 का रिलेशन बताना है हमको, दोनों में रैंक डिफरेंस निकाल लिया। देख लीजिए, कोई गलत होगा तो चेंज कर देंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 5, और इसमें क्या 1st, सेकंड, थर्ड, 4 5, ठीक है। हाँ, फर्स्ट रैंक किसको देंगे आप? वाई की रैंक है ना ये, ठीक है। रैंक जिसके हमने रैंक असाइन करने का एक प्रोसीजर अप्लाई किया, तो हमने सिंपली क्या करा कि ज्यादा मार्क्स वाले को सबसे अच्छी रैंक, इस वाले में हम इस डिपेंडेंसी में आ रहे हैं। बाकी तो अपने डेटा के अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हैं, लेकिन जब हम नॉर्मली जब क्वेश्चन, एक एग्जांपल है ये, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा मार्क्स वाले को ही बेस्ट रैंक दे देंगे। तो हमने क्या किया, ये रैंक का डिफरेंस निकाल लिया। रैंक डिफरेंस क्या आ गया? फर्स्ट वाले का रैंक डिफरेंस 0 है, इस टाइप से रैंक डिफरेंस आ गया, जो भी आ गया रैंक डिफरेंस, इसका स्क्वायर कर दिया। तो क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, डी का स्क्वायर, तो ये आपकी 6 आ गई वैल्यू, जो भी है, इसको आपने सॉल्व कर लिया। रो को वैल्यू क्या आ गई 0.7। इससे क्या मिला हमको? इससे मिला कि हम फ्यूचर में बता सकते हैं कि यदि मेरे क्लास में किसी की रैंक अच्छी आई है तो सेकंड सब्जेक्ट में भी उसकी रैंक अच्छी आएगी। या किसी को हम बता सकते हैं जिसका इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स अच्छे हैं तो उसके जो है एक्सटर्नल के भी मार्क्स अच्छे होंगे, ठीक है। ये हम बगैर देखे एक ही मार्क्स से हम दूसरे के मार्क्स बता सकते हैं। या आपने अभी आंसर नहीं दिया है, केवल इंटरनल आपके हुए, उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि एक्सटर्नल आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू बता देंगे। एस्टिमेशन तो यही आता है ना आपका, कि आपको हमने बता दिया कि दूसरे मार्क्स कितने आ जाएंगे, तो पहले हमें अपने डेटा पे ही वर्क करना पड़ेगा, जो हमारा डेटा उस पर कैसे वर्क करेंगे। तो ये रैंक कोरिलेशन आ गई आपकी। एन आपका 5 दिया हुआ है, 5 का डेटा लिया था छोटा, 0.7 आया इसका मतलब कैसे? 0.7 मतलब ये है पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव मींस आपका रैंक जो है वो -1 to +1 वैरी करती है। यदि आपका माइनस में जा रहा है रैंक, तो आप ये कहते हो कि एक मार्क्स इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे में डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। और यदि आपका कोरिलेशन पॉजिटिव है तो आप ये कह सकते हैं कि यदि आपके एक सब्जेक्ट में मार्क्स इंक्रीजिंग है तो दूसरे में भी इंक्रीजिंग होंगे, ठीक है। कोरिलेशन तो कैसे हो सकता है? हाँ, उसके पैरेलल हो जाएंगे। यदि हम 2 में कोरिलेशन बताना चाहते हैं तो हम बता सकते हैं। पॉइंट होता है तो हाँ पॉजिटिव है लेकिन थोड़ा कम है, मतलब वेरिएशन ज्यादा है हमारे क्लास में, ठीक है। ये बताता है कि जैसे आप डेटा के ऊपर देखें ना, हमने लास्ट में ये बताया था, आप डेटा देखते हैं, ये देखिए मार्क्स के ऊपर देखिए, आपने देखा इसके ज्यादा मार्क्स है, इसके भी ज्यादा मार्क्स है, ठीक है। इधर भी आपके देखते हैं, यदि आपका वेरिएशन ज्यादा आ जाए, कुछ इधर आपका देखिए कम है, तो हो सकता है कि बिल्कुल कम ना हो लेकिन सेकंड कम में चला जाए। ये 5 जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 5 स्टूडेंट। हाँ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के मार्क्स है। हाँ, टोटल नंबर कितने ऑब्जर्वेशन, कितने का हमने ऑब्जर्वेशन किया है, वो वाली वैल्यू आ गई है आपकी। तो ये सिंपल फॉर्मूला होता है 1 - 6 DI² समेशन ऑफ अपॉन n² -
जितना ज्यादा पॉजिटिव रिलेशन, यदि परफेक्ट कोरिलेशन है तो वैल्यू 1 चली जाएगी। एक का बढ़ाओगे दूसरे का बढ़ेगा उसी रेशियो में बढ़ेगा। ठीक है, माइनस कब होता है, ये तो परफेक्ट वाला होता नहीं है, लेकिन उसको कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। मींस एक के मार्क्स इंक्रीज करोगे तो दूसरे के बिल्कुल ही डिक्रीज कर जाएंगे उसी रेशियो से। ठीक है, तो ये डेटा होता है जितने परसेंटेज है। अब कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स, एक्सेप्शनल केस हमने उसमें देख लिया, कितने परसेंट होंगे। यदि 0.7 है तो हाँ पॉजिटिव है, हो सकता है कि कुछ में डिफरेंस दिख रहे हैं, लेकिन उसी रेशियो पे बढ़ेंगे। तो इसमें ये भी मालूम पड़ जाता है आपको कि ऐसा नहीं है कि इसके 60 आए तो उसमें भी 60 आएंगे, उसी रेशियो में बढ़ेंगे। हम कह रहे हैं यहाँ पे तो डेटा 20 से ऊपर ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका जो है 50 तक गया हुआ है मार्क्स, तो इस वजह से क्या उसी रेशियो में इंक्रीज कर रहा है आपके। ये बता रहा है 0.7 जी। नहीं, डेटा के अकॉर्डिंग होगी ना इससे। हाँ वो 6 तो आपका फिक्स है, वो तो 6 आपका फॉर्मूला ही है। 1 - 6, हाँ वो 6 रहेगा, फॉर्मूले का है, ये फॉर्मूले पर है। वो DI स्क्वायर आपका चेंज होगा, समझ समझिए इसको। अभी एक आधा क्वेश्चन हम दिखा लेंगे आपको नीचे से, अभी तो टाइम वाले बताएंगे थोड़ा सा। ये देखिए आपका एक और आ गया बड़ा क्वेश्चन, एक तो सिंपल क्वेश्चन बता दिया था जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, जिसमें ज्यादा आपका प्रॉब्लम हमको ना हो। तो ये क्वेश्चन लेकिन सारी वैल्यू डिस्टिंक्ट है, तो आपने रैंक कर दिया। ठीक है, ज्यादा वाले को ज्यादा रैंक, इस टाइप से रैंक कर देंगे। देख लीजिए डेटा के अकॉर्डिंग 1 रैंक इसको दे दी, सेकंड इसको दे दी, थर्ड इसको दे दी, फोर्थ, इस टाइप से मैंने रैंक कर दिया। आप देख सकते हैं सेकंड वाले को रैंक कर दिया आपने। फर्स्ट रैंक इसकी आएगी 156 की, सेकंड रैंक आएगी आपकी 137, थर्ड रैंक आएगी 136 की। रैंक इक्वल नहीं है, अभी मार्क्स इक्वल की बात नहीं कर रहे हैं, मार्क्स इक्वल में हाँ चेंज हो जाएगा डेटा। एक स्टूडेंट जिसका X सब्जेक्ट में ये मार्क्स आ रहे हैं, Y सब्जेक्ट में ये मार्क्स आ गए, ठीक है, उसमें रिलेशन बताना है हमको। तो वही तो बताया था ना कि आपका हो सकता है कि उसमें ज्यादा जाए, तो वो रिलेशन में। लेकिन जब आप डेटा की बात करते हैं तो आप उसमें भी रिलेशन बता देंगे। जब डेटा की बात करते हैं, हम 2 सब्जेक्ट का ले रहे हैं तो उसमें भी रिलेशन बता देंगे। हो सकता है वेरिएशन ज्यादा होगा तो नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। हमें तो डेटा पे वर्क करना है ना, और उससे बताना है जितनी परसेंटेज आएगी 0.6 चला गया या -0.6 चला गया या 0.3 चला गया -0.3 चला गया, तो उसमें भी आपको कोरिलेशन दिख रहा है। वही डेटा है, लेकिन उसमें कैसे हम वर्क करते हैं वो चीज यहाँ सिखाई जाती है आपकी। डेटा बहुत ज्यादा नहीं है, वही आपके स्टूडेंट्स हैं, वही लोग हैं जिनसे आपको डिस्कस करना है, लेकिन उससे कैसे आप जो है वो मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे, ये बात आ जाती है आपकी। तो ये आपका रैंक डिफरेंस आ गया दोनों में, जिसमें है डिफरेंस तो वो काउंटेबल होगा, नहीं है तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी। समेशन आप DI स्क्वायर कर दिया आपने, ये वैल्यू आ गई, टोटल सम कर दिया 4 आ गया। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक ऐसी वैल्यू है जो आपका एक्चुअलिटी के आसपास भी हो। ऐसा ना हो कि आप मैथमेटिकली तो निकाल ले रहे हैं, लेकिन जब आप फील्ड में जाएं तो उसका रिलेशन ही कोई ना दिख रहा हो, आपके रिजल्ट जो है वो बाइट हो जाए। तो इसके लिए आपका पूरा ये है 1 - 6 समेशन DI स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर में n 8 का हमने ऑब्जर्वेशन किया है। जितना ऑब्जर्वेशन भी तो काउंटेबल होता है ना, तो वो वैल्यू आ गई 0.95 पॉजिटिव कोरिलेशन है। पहले की वैल्यू बढ़ रही होगी तो दूसरे की भी बढ़ ही रही होगी, ये बताता है ये डेटा, ठीक है, क्योंकि 0.95 का इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा है। तो आप डेटा भी देख लें, डेटा देख लें तो बढ़ती वैल्यू है इसकी तो बढ़ेगी इसकी भी वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव कोरिलेशन है 0.9। तो फ्यूचर में आप बता सकते हैं कि X सब्जेक्ट के मार्क्स है तो Y में कितने आएंगे। तो इसी सेम प्रोसीजर से आपने इक्वल लेंथ का, यदि आप बात आती है तो इक्वल लेंथ में क्या करते हैं, यदि बहुत से टर्म्स की आपकी रैंकें सेम हो जाए तो हम क्या करते हैं, असाइन उसी टाइप से करते हैं, लेकिन फॉर्मूले में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कितने नंबर ऑफ टर्म्स की रैंक इक्वल आई है, जितने टर्म्स की आई है, जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट सेकंड रैंक इक्वल की तो 2 टर्म्स हो गए, तो उस टर्म्स को यहाँ पे कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम अभी क्वालिटी की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं। ये डेटा जरूरी क्वांटिटी में दे दिया हमने, लेकिन यहाँ पे टोटली बात आपकी क्वालिटी की हो रही है। क्वालिटी में कितने रैंक हमने असाइन कर दी इक्वल, तो इक्वल रैंक कितने नंबर ऑफ टर्म्स की होती है, टर्म रिपीटेड इन दिस फैक्टर, ये वैल्यू को आप ऐड करते चले जाएंगे, जितने रिपीटेड वैल्यू होगी इन द बोथ सीरीज, फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज, दोनों सीरीज में जितने टर्म्स, मान लीजिए आपके दो टर्म्स 2 बार हो रहे हैं तो उन दोनों का आप सम करेंगे, तो ये इक्वल लेंथ होती है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। क्यों किया गया चेंज,
इसलिए किया गया चेंज क्योंकि जब आप इसको एक्चुअलिटी ऊपर देखते थे तो उसमें क्या बहुत डिफरेंस हो जाता था जब आप टाई रैंक पे बात करते थे। जब इसका तो इन्होंने ये मैथमेटिशियन ने देखा कि जब इतनी वैल्यू है तो इसमें थोड़ा सा चेंज हमको करना पड़ेगा, तब आपकी एक्चुअल वैल्यू के आसपास दिखेगा, मीन्स ऐसा रिजल्ट दिखेगा जो आपका यूजफुल हो। केवल मैथमेटिकली थोड़ी सॉल्व करना है हमको उसका यूज दिखाना है कि ये जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको एक्चुअलिटी के आसपास है। तो एक्चुअलिटी तो तब आएगी जब आपके फॉर्मूले सही अवेलेबल होंगे। तो उसके लिए 2-3 जगह चेंज किया गया, इसको उन्होंने बाद में काउंट भी किया है, लेकिन मेन एक चेंज यहाँ किया गया और एक स्मॉल सैम्पलिंग में किया गया। टी टेस्ट जिसको कहते हैं, टी टेस्ट में भी उन्होंने क्या किया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन में एक n-1 काउंट कर दिया था, वो अपने मन से कर दिया। उन्होंने बताया कि जब हम रिजल्ट निकाल रहे थे उसमें लिखा है, तो रिजल्ट के वजह से हमने क्या किया, एक वैल्यू रिड्यूस कर दी, ठीक है। वो क्यों की गई, क्योंकि उसमें जो है वो एक्चुअलिटी के आसपास नहीं दिख रही थी, ठीक है, तो उसका वो रीजन नहीं था। तो ये वैल्यू आपने क्या की, यहाँ पे इतने टर्म्स आपने देख लिए कि कितने बार सीरीज में रिपीट हो रहा है। तो इस पर एक क्वेश्चन आ गया आपका, एक सिंपल क्वेश्चन, रैंक कोरिलेशन बताना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, रैंक करा। सबसे फर्स्ट रैंक इसको देंगे जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे, 80 मार्क्स, ठीक है। सेकंड किसको देंगे, जिसके सेकंड हाईएस्ट होंगे। तो सेकंड हाईएस्ट में आपके आ रहे हैं 2 स्टूडेंट्स, 75। तो किसको हम सेकंड दें, किसी को थर्ड दें, तो उसकी जगह दोनों को रैंक सम करके उसका डिवाइड कर दें। 3 टर्म सेम है तो 3 से सम करके क्या देते हैं, असाइन करते हैं, एक को 2 करते, एक को 3 करते, ठीक है। तो 2, 3 का सम करके उसका जो है वो मिड वैल्यू दे दिया आपने। तो 2 + 3/2 कर दिया। यदि 3 वैल्यू सेम होती, 2, 3, 4, तो तीनों का सम करके 3 से डिवाइड कर देते। तो उसी टाइप से हमने क्या किया कि दोनों वैल्यू के इक्वलिटी बनाने के लिए हमने दोनों को एक नंबर एक ऐसा असाइन कर दिया जिसमें दोनों का इंपॉर्टेंस रहे। ऐसे हम सेकंड किसी को एक को देते, सेकंड स्टूडेंट दूसरे को सेकंड देता, तो क्या हो जाता, रिजल्ट में हमारा सही रहा था। तो उसकी जगह क्या किया, हमने उसका एवरेज असाइन कर दिया, 2.5 कर दिया, 2.5 दिया। इसको कवर करने के लिए हमने क्या किया, फॉर्मूले में थोड़ा चेंज कर दिया। जो आपको जो एडिशन किया वो इसीलिए एडिशन किया है, देखिएगा माइनस में किया हमने एडिशन, 1 माइनस। तो 1 माइनस थोड़ा सा हमने क्या किया वहां पर, क्योंकि ज्यादा होगी ना यहाँ पे रैंक असाइन, थोड़ा सा आपका जब ग्राफ पेपर में देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा हो गया, 2 और 3 होनी चाहिए थी, तो 2.5 हो गई। तो उस वजह से क्या किया हमने, थोड़ा सा उसमें चेंज हो गया, तो 2 और 3 आपके असाइन हो गए। इसके बाद हमें 4 रैंक असाइन करनी है, तो 4 जो है उसके बाद असाइन कर देंगे इसको, उसके बाद वाले नेक्स्ट हाईएस्ट को, ठीक है। उसके बाद आपकी क्या है, 5 किसका है, 64 का, 5 ये भी है और 5 ये भी है। तो 5, 6, 7 देते रैंक, एक को 5 देते, एक को 6 देते, एक को 7 देते। तो उसकी जगह क्या करेंगे, इसका जो है वो एवरेज निकाल लेंगे। तो 5, 6, 7 का एवरेज आ गया 6, तो 6 तीनों को असाइन कर दी, इसको भी 6 रैंक असाइन कर दी, इसको भी हमने 6 रैंक असाइन कर दी, और आपकी इसको भी 6 रैंक असाइन कर दी, ठीक है। तो ये रैंक के आपकी जो है वो क्या हो गई, इक्वलिटी रैंक असाइन हो गई 6, 6, 6। और उसके बाद कौन सी कंप्लीट हो गई, 5, 6, 7। अब इसके बाद कितनी रैंक देते हैं हम, 8। तो उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट 8 और नेक्स्ट हाईएस्ट 9 इसकी सीरीज का, नेक्स्ट हाईएस्ट 10 इसका, ये वाला 10 हो गया। लास्ट रैंक इसकी आ गई, फर्स्ट रैंक जो है उसी से असाइन करते चले गए। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले भी ज्यादा नहीं बता रहे हैं। सेकंड की रैंक देंगे इसी टाइप से, तो वो तो आप देख लेंगे इसमें। फर्स्ट रैंक इसकी है, यहीं से देख के हम असाइन कर दे रहे हैं। फर्स्ट ये है, सेकंड रैंक इसकी आ रही होगी 70 की, नेक्स्ट हाईएस्ट। उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट कौन सा है, 68, 68 2 टाइम्स है, तो उसका एवरेज असाइन कर देंगे 3.5, 3.5। फिर उसके बाद नेक्स्ट 3, 4, 5 इसको ऊपर असाइन हो गई है। ऐसे ही 6, 7, 8, 9 और 10 ये रैंकें आपकी असाइन हो गई। जितना ज्यादा आपका डिफरेंस आएगा उतनी आपकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो आपको इसे दिख रहा होगा कि डिफरेंस ज्यादा दिख रहा है, तो उसके कोई ऐसे नहीं मैथमेटिकली काउंट करें तो DI निकालें, रैंक डिफरेंस। रैंक डिफरेंस भी होता है, यदि आप पॉजिटिव भी देखेंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम एक सिंपली सेपरेट कर रहे हैं तो दोनों को ही सेपरेट कर दें, x i - y कर दें।
क्योंकि स्क्वायर तो कर ही देंगे ना आगे हम, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो पॉजिटिव आ गया ये सारी वैल्यू, 25 आ गई, यहाँ भी 25 आ गया, सम कर दिया सबका, डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा आ गया। फर्स्ट रैंक वाला जिसका है सेकंड सब्जेक्ट में 6th रैंक आई है, तो आपने क्या किया, इसका सम कर लिया, यहाँ पर फॉर्मूले में अप्लाई किया। फॉर्मूले में कितने टर्म्स आए, एक 2 टर्म्स यहाँ पर आए, ठीक है, और 3 टर्म्स ये वाली रैंक, 3 टर्म्स की रैंक सेम असाइन हुई, यहाँ 2 टर्म्स की रैंक असाइन हुई, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्या किया, n = 10 आ गया, इसकी थ्योरी लिख दी, इसका कोई मतलब नहीं आप लोगों के लिए। यहाँ पर ऐड कर देंगे फैक्टर, तो ये आपकी क्या है 2.5 रैंक असाइन हुई है 2 लोगों के, कितनों को, टर्म्स को, 2 टर्म्स को। तो m1 = क्या आ गया 2। यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूले ध्यान रखिएगा, ये रैंक के ऊपर नहीं बात कर रहे हैं हम, टर्म्स के ऊपर कह रहे हैं बार बार, ठीक है। 2 टर्म्स की सेम रैंक असाइन हुई 2.5, 3 टर्म्स की सेम रैंक असाइन हुई 6, और 2 टर्म्स की सेम रैंक असाइन हुई 3.5। तो हमको जो फॉर्मूले में इंक्लूड करना है वो करनी है टर्म्स, कितने टर्म्स को असाइन हुई। तो यहाँ पे जो है ये 6, फिर से पहले फर्स्ट रैंक किसकी आई है 80 की, सेकंड रैंक किसकी आई है 75 की, एक को सेकंड जाती है, एक को थर्ड। तो हमने क्या किया, दोनों का एवरेज निकाल लिया, तो तभी तो हम दोनों को इक्वल असाइन करेंगे। हम किसको कह सकते हैं कि तुम सेकंड हो तुम थर्ड हो, दोनों को 2-2 दे सकते हैं ना। नहीं नहीं, तो फिर हमारा रैंक वाला वो गड़बड़ा जाएगा ना, फिर थर्ड किसको देंगे, है नहीं। या तो आप इस टाइप से देते, डिफरेंस ज्यादा आ जाएगा, 2-2 दे देंगे मान लीजिए दोनों को, फिर आप 4th देंगे, नेक्स्ट वाले को 3 दे देंगे सर। नहीं तो फिर आपका जो है ऐसे तो कुछ की रैंक आपकी 7 तक जाएगी। सर ऐसे भी तो डबल हो रहा है ना, 2.5 2 बार हो रहा है। तो यही तो हम बता रहे हैं ना, कोरिलेशन निकालना है। हमने ये बताया कि आपको एक्चुअलिटी के ऊपर बात करनी है, यहाँ पर जो है एक ऐसा रिजल्ट निकालो जिसका कुछ आउटपुट निकल पाए, ठीक है। तो जब आउटपुट निकलेगा तो हमको इस टाइप से असाइन करना पड़ेगा कि 10 रैंक तक तो जाएगा, ठीक है, लेकिन हम एक्चुअलिटी उसको देख पाए, क्योंकि हमारा डिफरेंस केवल 2 और 3 के लिए है, 4 के लिए तो नहीं है ना। 4 तो जो आ रहा था 4 पे ही रहेगा, हमको जितना भी वर्क करना है 2-3 के मार्क्स सेम आ गए, तो 2-3 में हमें वर्क करना है। तो 2-3 को कैसे हम रैंक असाइन करें, तो हम यदि 2 भी रैंक असाइन कर सकते थे, इस पर भी विचार हुआ कि 2 कर दे, 3 कर दे, बाद वाली कर दे, तो उसकी जगह हम दोनों का एवरेज कर दें। तो एवरेज करने से क्या होगा, जब आप ग्राफ पेपर में देखेंगे तो नीचे वाले का थोड़ा बड़ा बन जाएगा, थोड़े किसी एक को थोड़ा ज्यादा वेटेज मिल गया, एक को थोड़ा कम वेटेज मिल गया, तो इक्वलिटी कुछ दिख रही है, थोड़ी इक्वलिटी दिख रही है, लेकिन उसके जो रेशियो चलता है उसकी वजह से जो डिफरेंस आया वो आपने जो है वो एक फैक्टर को ऐड करके जो है कंप्लीट किया। वैसे तो देखा जाए तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए था, 1-2 होती, क्योंकि 4 वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 वाला तो कह रहा है कि हम अपनी सीट पर ही हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम आई वो सेकंड और थर्ड की आई। तो सेकंड थर्ड को असाइन करने के लिए हमने क्या किया, हम दोनों का एवरेज कर दिया। तो इससे लगता है कि इक्वलिटी बनी रही, तो थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो कर्व की वजह से आ गया। हम आपको बताएं जैसे आप असाइन करेंगे तो थोड़ा कर्व की वजह से आ जाएगा, तो कर्व थोड़ा डिफरेंस आया, उसको हमने वहां पे कवर कर लिया एक फैक्टर को ऐड करके, माइनस में वो भी। तो ये आपका जितना भी है, जैसे 5, 6, 7 वाले में डिफरेंस है, 8 वाला तो अपनी प्लेस पर है, 9 वाला भी अपनी प्लेस पर है, 10 वाला भी अपनी प्लेस पर है। इसी टाइप से यहाँ पर भी जो है वो 5, 6 वाले तो अपनी प्लेस पर है, जितनी भी प्रॉब्लम है वो 3 और 4 के लिए। तो 3 और 4 वाले के लिए क्या है कि आपने इसको इस टाइप से असाइन कर दिया, रैंक दे दी, तो फिर रैंक डिफरेंस का आपने यहाँ पर एडिशन कर दिया। ये जो समीकरण d² आप यहाँ निकाल के आए, ये वैल्यू आ गई 72। सेकंड आपका 1/12 m1³ माइनस m1 इस टाइप से निकाल दिया। इसका कैलकुलेशन भी है प्रूफ, लेकिन ये है कि ये मेनली पहले इसलिए सोचा गया क्योंकि आपकी एक्चुअलिटी से डिफरेंस आ रहा था, उसके बाद तो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन निकाल देता है, लेकिन पहले आप ये सोचते हैं कि हमारी जो डेटा है वो सही हो, वैरी ना करे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में क्या है, रिजल्ट आपके वैरी करने लग जाते हैं, जो आप स्टेटमेंट देंगे वो गलत होने लग जाएगा आपका, क्योंकि सैंपलिंग पे ही सब चीज डिपेंड है। जब तक कि आपकी सैंपलिंग सही नहीं होगी, उसका प्रॉपर आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे, तब तक कि आपके रिजल्ट सही नहीं आएंगे। तभी जब आप रिसर्च में आते तो पहले कहा जाता है कि जिस फील्ड में आप वर्क कर रहे हो उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करें, तो तभी तो आउटपुट निकलेगा। रेफरेंसेस डालें, क्या किसने वर्क कर चुका है उस फील्ड में, तभी तो गाइडेंस की जरूरत है। तो ये चीजें आ गई आपकी, आपका वैल्यू, आप जब मैथमेटिक्स की जहां बात करते हैं तो इसकी बात करते हैं आप, 2q - 2 आ गया, कैलकुलेशन आ गया सिंपल, 3q - 3 आ गया, 2q - 2 आ गया,
आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, पॉइंट का ही रहेगा डिफरेंस। वैल्यू -1 टू +1 ही वेरी करेगी, ये नहीं होगा कि -1 से कम हो जाए या +1 से ज्यादा हो जाए। तो ये डेटा आपने निकाल लिया, 6 इंटू ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है, ये आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। n स्क्वायर -1 का फॉर्मूला है, तो आप इस टाइप से बात कर लेते हैं इसकी। अब ये और एक आध एग्जांपल लिखे होंगे। हाँ, ये एक आ गया थर्ड मेथड। अभी तो हम आपका 2 वेरिएबल्स में रिलेशन बता रहे हैं, तो ये आपका एक थर्ड मेथड आता है जिसमें कि आप लोग डायग्राम के थ्रू बता देते हैं कोरिलेशन। तो डायग्राम के थ्रू हमने आपको थोड़ा सा बताया था कि ये रिलेशन आपका यहाँ दिखा देता है कि आपका डेटा आपने कलेक्ट किया, तो डेटा आप 3 टाइप से लिख सकते हो, या तो इस टाइप से डेटा जा रहा होगा, या आपका डेटा जो है वो इस टाइप से वैल्यू आ रही होगी, ठीक है, एक्स और वाई की। एक ये मान लीजिए एक्स वेरिएबल है, ये वाई वेरिएबल है, डेटा आपने वैल्यू ली थी सभी की वैल्यू, या फिर डेटा आपका इस टाइप से जा रहा होगा, तो ये आपका तो अनकोरिलेटेड हो गया, कोई कोरिलेशन ही नहीं है इसमें। तो यदि आप डायग्राम के थ्रू बता सकते हो। डायग्राम के थ्रू हमने देख लिया कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यदि उसको मैथमेटिकल कैलकुलेट करना है तो उसमें कर्व फिट कर देंगे हम, ठीक है। वो कर्व क्या होगा, हमारी एक लीस्ट सेंस पर होगा। तो उसके लिए क्या है कि हमने जो बहुत सिंपल चलते हैं, वैसे तो हमने बहुत से लिखे थे, बाकी सब हमने डिलीट कर दिए। तो मेनली आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन पर ही है और पैराबोला, जो बहुत बेसिक लेवल में है। बेसिक की बात आ रही है तो स्ट्रेट लाइन और पैराबोला की हमने बता दिया आपको कि कर्व फिट करना। एक दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताता है, ये कोरिलेशन, यही तो बता रहे ना। ये बताता है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है आपका, ये आपका नेगेटिव कोरिलेशन है, ये आपका क्या है, ये अनकोरिलेटेड है। इस टाइप से आप डायग्राम के थ्रू बताते हैं कि हमारा कोरिलेशन किस टाइप का है। तो ये थर्ड मेथड होता है जिसका आप लोग यूज करते हैं। तो इसमें क्या है कि कौन सा आप कर्व फिट करेंगे, तो सबसे पहला आपका ये स्ट्रेट लाइन का हम आपको दिखाई दे रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन हम फिट कर दें। दैट मीन्स डेटा ऐसा दिया था, इसमें कोई भी कर्व फिट कर सकते हैं। हमें पॉलिसी बनानी है, एक ऐसी पॉलिसी हो सकता है कि आपकी पैराबोलिक पॉलिसी बनाए, या एक्सपोनेंशियल पॉलिसी बनाए, ठीक है, या फिर आपकी एक स्ट्रेट लाइन लीनियर पॉलिसी बनाए। तो जो हमें पॉलिसी बनानी है तो उसमें उस टाइप का कर्व फिट कर देंगे हम। तो लीनियर यदि हम पॉलिसी बनाना चाहते हैं जो ज्यादा यूजफुल है स्टार्टिंग लेवल में, तो वो हम कैसे बनाएंगे, वो हम एक लीस्ट सेंस में कर्व फिट करेंगे। वो कैसे करते हैं उसके लिए हम आपको मैथमेटिकली यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बाकी तो थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट से समझ में आ रहा होगा। तो स्ट्रेट लाइन हम फिट करना चाहते हैं, जो हमारा डेटा गिवन है, इसी में आप पैराबोला भी फिट कर सकते हैं, उसी डेटा में जैसा हमको रिक्वायरमेंट होगी उसी टाइप का कर्व हम फिट कर देंगे। तो ये आपका जब स्ट्रेट लाइन की बात आती है, इसका हमने कुछ लिख दिया है कि डेटा दिया हुआ है, तो उसको पॉइंट्स हमने ग्राफ पेपर में प्लॉट कर दिए। ग्राफिकल मेथड है ये आपका इसका कोरिलेशन निकालने का। तो ये आपने क्या किया कि आपने y = a + bx + cx², ये ग्राफ से बना दिया आपने, ये कोरिलेशन निकल आया। लेकिन निकला कैसे, इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, स्ट्रेट लाइन में फिट कर दिया। तो ये डेटा आपका वैल्यू इस टाइप से आ गई। तो आपने क्या किया, इसमें समेशन लगा दिया, कितने नंबर ऑफ अननोन्स है, यहाँ पे 2 अननोन्स है तो 2 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, नहीं तो आप सॉल्व कैसे करेंगे। 3 अननोन्स है तो 3 की रिक्वायरमेंट रहेगी। यदि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ए नहीं दिया हुआ है, बी और सी दिया, तो 2 इक्वेशन से हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन्हीं सारी वैल्यूज का यूज करेंगे जो हमने ग्राफ पेपर में प्लॉट की है। तो उनका यूज करते हुए हम जो है वो यहाँ पर जिस हिसाब की रिक्वायरमेंट है उसको हम फिट करके यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। ए और बी सेलेक्ट किए कि ए और बी तो निकालने हमको, ए और बी निकालेंगे तो कर्व फिट होगा, लाइन फिट होगी। मान लो आपका डेटा, हम वही बताए ना, आपका जैसे डेटा दिया हुआ है, ये देखिए ये डेटा दिया है आपका, अब हमको एक लाइन फिट करनी है। तो लाइन तो आपकी फर्स्ट डिग्री की हो गई, y = a + bx, तो उसमें हमको ए और बी निकालना है, तभी तो हम उसको फिट कर पाएंगे। तो हमें लीस्ट सेंस में करनी है, एक ऐसी पॉलिसी, यदि आप एप्लीकेशन की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात नहीं, पहले बता रहे हम एप्लीकेशन की, एक ऐसी पॉलिसी जो लीनियर हो, यहाँ वाले का ज्यादा नुकसान ना हो, यहाँ वाले को ज्यादा बेनिफिट भी ना लगे, ठीक है। मान लीजिए हम एक ऐसी पॉलिसी बना दें, तो हमें क्या होगा कि जिसको लॉस हो रहा है वो ज्यादा लॉस दिखने लग जाएगा, या हम एक बहुत नीचे से पॉलिसी बना दें तो भी इसको लॉस दिख रहा है। लीस्ट सेंस, ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो। तो एक ऐसी पॉलिसी कैसे बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पेपर, तो ये चीज आपको बताई जाती है। फिर कोई भी हो, आपका लीनियरी की बात नहीं कर सकते आप, जब आप जनरल की बात करते हैं तो पैराबोला भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, वो डिलीट कर दिया हमने, एक लॉगरिथमिक भी हो सकता है, तो वो हमने सारे डिलीट करके 2 ही रखे हैं, क्योंकि मेनली आपका जो है वो मल्टीपल कोरिलेशन और पार्शियल कोरिलेशन के बारे में इसमें आपके टॉपिक में गिवन है।
लेकिन मेजर ऑफ रिलेशनशिप आपके में यूनिट 7 में भी है और यूनिट 8 में भी है। तो उसकी वजह से दोनों ही टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। तो आप स्ट्रेट लाइन कैसे फिट करेंगे, तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन हमने लेट कर ली कि ये इसका आंसर आ गया। अब हमको ए और बी की वैल्यू मालूम पड़ जाए, कौन से दिए हुए डेटा के लिए, ठीक है। तो डेटा से कैसे और ए बी के निकालेंगे, तो दो अननोन है, तो सारे वही वैल्यू जो वैल्यू गिवन है उसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो वो क्या करेंगे, समेशन से निकालेंगे। जब कांस्टेंट का समेशन होता है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाते हैं, दोनों की दो फॉर्मूले लिखिए, ठीक है। उसी प्रकार से मान लो 3 अननोन है, 3 अननोन है, तो 3 आपकी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो नंबर ऑफ अननोन्स के ऊपर है। इसी क्वेश्चन में मान लीजिए ए नहीं दिया होता तो 2 ही इक्वेशन से काम बन जाता हमारा। अब ये डेटा दिया है, एक सबसे सिंपल एग्जांपल जो इसकी स्टार्टिंग थ्योरी में लिखा है और कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा, यदि कभी कर फिटिंग पढ़ा होगा तो ये सबसे पहला एग्जांपल यही आता है। तो ये आपका एक एग्जांपल 1, 1.8, 3.3, 4.4 और 5.5 और x का डेटा ऐसे दिया है 0, 1, 2, 3, 4। ये नंबर नहीं दिए हैं, ये डेटा ही दिया है। उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू ये दी है। एक सिंपल एग्जांपल जो इसकी स्टार्टिंग थ्योरी में ही दिया हुआ है। ये कैपिटल Y या ये स्मॉल x कर लीजिएगा अपने हिसाब से, स्मॉल दोनों कैपिटल रखें, दोनों स्मॉल होने चाहिए, ये दोनों ही आप कैपिटल होने चाहिए। तो आप स्मॉल x स्मॉल y कर दीजिए, ऊपर क्या यूज किया है, स्मॉल ही यूज किया है, ठीक है। तो स्मॉल कर दीजिएगा, स्मॉल x और स्मॉल x यहाँ पर भी हो सकता है कि टाइपिंग में ना आ गया हो, रह गया हो। तो ये x आया आपका, y हमको क्या रिक्वायरमेंट है, समेशन ऑफ xi, समेशन निकालना है xi का, समेशन ऑफ y, समेशन ऑफ x स्क्वायर, समेशन ऑफ xy, ये निकालना है आपको। सिंपल स्ट्रेट लाइन हमको फिट करनी है। तो क्या करें, x y का डेटा दिया है, समेशन ऑफ x क्या 10, टोटल सम करते चले जाएं। तो ऐसे हमको याद है 16.9, 47.1, 30, ठीक है। तो ये बहुत स्टार्टिंग एग्जांपल है इसका। x स्क्वायर निकाल लिया तो उसका सम कर दिया यहाँ पर। इस सारी वैल्यू को हमने क्या किया, यहाँ पर पुट करके ए और बी की वैल्यू निकाली। तो ये बताता ये है, इससे क्या मालूम पड़ा आपको, हमने एक ही एग्जाम्पल ही रखा है। नेक्स्ट टर्म में कहेंगे तो 1-2 और एग्जाम्पल इंक्लूड कर देंगे हम। हमें लगता है पूरे हमने डिलीट कर दिया, वो एक एग्जाम्पल ये रख लिया, उसमें पैराबोला का भी कहेंगे क्योंकि आपका इनिशियल लेवल का है, तो हमने सोचा कि होगा। नेक्स्ट टर्म में आपको पैराबोला का भी एक और इंक्लूड कर लेंगे एग्जाम्पल। तो ये बताता क्या है, ये बताता है कि जो डेटा है आपका, उसमें आपकी जो बेस्ट स्ट्रेट लाइन है वो ये वाली होगी। ये इसने बता दी जो हमारी बेस्ट पॉलिसी होगी वो आपके डेटा के अकॉर्डिंग इस टाइप से होगी, ये वाली y = 0.72 + 1.33x। यदि आप लीनियर देखते हैं, आप पैराबोलिक देखते हैं, कोई भी कर्व फिट करना चाहे तो वो फिट कर सकते हैं, वो तो आपके अकॉर्डिंग है। तो ये आपका एक सिंपल मेथड जो ग्राफिकल बताता है। मेरा टाइम भी हो रहा है, तो पार्शियल कोरिलेशन और मल्टीपल कोरिलेशन के बारे में बता दें। नेक्स्ट टर्म में उसको फॉर्मूला वाइज जो है डिस्कस कर लेंगे, वैसे ज्यादा नहीं है, फिर रिग्रेशन लाइन रह जाएगा। पार्शियल कोरिलेशन तो हमने आपको बताया इधर बेसिकली क्या होता है कि आपको मान लीजिए दो के बीच में इस टाइप से लिखते हैं आप लोग, स्मॉल r लिखते हैं और मल्टीपल कैपिटल r लिख देते हैं। आप क्या करते हैं कि 1 और 2 के बीच में रिलेशन दिखाना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनको कंट्रोल कर दिया आपने। हमको जिसके ऊपर फोकस करना है उसके ऊपर बात करेंगे, बाकी सबको कंट्रोल कर लेंगे। तो ऐसा रिलेशनशिप पार्शियल कोरिलेशन कहलाता है, ठीक है। इन सबका जब आप रिसर्च में आते हैं तो इन्हीं का यूज करते हैं आप लोग एक्स वाई को नहीं, आपको रिलेटेड दो डेटा ही नहीं, कोई भी डेटा है उसमें और भी इफेक्ट डाल रहे हैं, सबका इफेक्ट आपको देखना है, लेकिन आपको सबका इफेक्ट कंट्रोल कर देना है। बाकी जो इसका मेन हमें फोकस करना है, जिसको डिपेंडेंट जिसको इंडिपेंडेंट करना है उसके ऊपर बात करनी, बाकी सबको हम क्या करेंगे, कंट्रोल कर देंगे। वही चीज ये बताता है लीनियर रिलेशनशिप। यहाँ पे 3 के ऊपर हम जब बताते हैं यही बता रहे हैं। तो पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर, वो तो हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन x1 एंड x2, दो के बीच कोरिलेशन, बट कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ अ थर्ड वेरिएबल। हम उसके थर्ड वेरिएबल के इफेक्ट को कंट्रोल कर लेंगे। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वो तो जनरलाइजेशन में आके सब हो जाएंगे। और मल्टीपल कोरिलेशन में क्या होता है, इसके फॉर्मूले वगैरह हैं, वो आपको बाद बता देंगे। आपको बेसिक एक बार बता दें, फिर नेक्स्ट टर्म में अब मल्टीपल कोरिलेशन में क्या होता है। मल्टीपल कोरिलेशन आपको बता दें कि 1.23 या 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से। इसमें क्या होता है, एक डिपेंडेंट बाकी सारे इंडिपेंडेंट होते हैं। सबके इफेक्ट को आपको देखना पड़ेगा, किसी के इफेक्ट को आप जो है वो निग्लेक्ट नहीं कर सकते। यही दोनों में मेन डिफरेंस है, पार्शियल कोरिलेशन और आपका मल्टीपल कोरिलेशन में। कि इसमें सेकंड वाले में क्या होता है कि कोरिलेशन तो है वो भी मल्टीपल टाइप का, लेकिन सबका इफेक्ट आपके लिए काउंटेबल है। लेकिन उसमें क्या होता है कि इफेक्ट तो होगा
थर्ड और फोर्थ फिफ्थ सबका इफेक्ट होगा, लेकिन उसको आप कंट्रोल कर देंगे, तो ये आपका पार्शियल कोरिलेशन में चला जाएगा। मैथमेटिक्स जो है वो फॉर्मूले को बताती है, वो हम आपको बाद में बता देंगे। ये जो मैथमेटिक्स का पार्ट आएगा तो हम फॉर्मूले पे बात करते हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन पार्ट यही होता है जिसका हम ज्यादा यूज करते हैं। इसी टाइप से रिग्रेशन भी होता है, मल्टीपल रिग्रेशन भी होता है।